नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नक्षत्रों के कुछ विशेष सूत्रों के बारे में, नक्षत्रों के चमत्कार के बारे में। ऐसा समझ सकते हैं आप, नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जातक के ऊपर और इसको हर एक कुंडली में विशेष बारीकी से समझना चाहिए। आपका कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस भाव का स्वामी वो कौन सा ग्रह है और किस नक्षत्र में है, क्या उसके मित्र का नक्षत्र है या उसके शत्रु का नक्षत्र है, कहाँ का स्वामी है, किस भाव का स्वामी है, लग्नाधिपति बृहस्पति क्यों ना हो, अगर वो शुक्र की राशि में बैठेंगे तो निश्चित है ऐसे जातक के अंदर कला, फैशन और कलात्मक विचारधारा, सौंदर्य प्रसाधन या स्त्रियों से के सहयोग से कार्य करना, स्त्रियों में मन अधिक लगना बिल्कुल हो सकता है। जबकि बृहस्पति एक मर्यादा है, बृहस्पति ज्ञान है, अध्यात्म है, प्रतिष्ठित है, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा है बृहस्पति की, देव गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन क्या फल देंगे अगर वो शुक्र के राशि में स्थित हो जाते हैं। शुक्र के राशि का भी प्रभाव बृहस्पति पर आ जाएगा, निश्चित आता है। इसी प्रकार से नक्षत्रों का किस प्रकार से प्रभाव आता है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आप लोग सभी समझते हैं आज का ये वीडियो जो है लग्न पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लग्न, देखिए लग्न ही मुख्य है, लग्न ही दर्शाता है जातक के अंदर क्षमता क्या है, लग्न ही ये दर्शाएगा जातक कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। लग्न का त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। इन भावों के स्वामी का स्वस्थ होना, इन भाव पर शुभ प्रभाव होना जातक को निश्चित है, जातक के फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर, उज्जवल फ्यूचर को दर्शाता है। वहीं पर लग्न पीड़ित हो जाए, पंचम पीड़ित हो जाए, भाग्य स्थान पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव से प्रभावित हो जाए, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश पाप कर्तृयोग में हो, 6, 8, 12 भाव में चले जाएं, नीच राशि के हो जाएं, अपने शत्रु के नक्षत्रों में हो जाएं, निश्चित है परिणाम खराब होगा, संघर्ष बढ़ जाएगा जीवन में। तो आज का जो ये वीडियो है ये विशेषकर नक्षत्रों को गहराइयों से समझने के लिए है। नक्षत्रों के बारे में हम लोग समझते हैं गहराइयों से, क्योंकि प्रथम भाव को इसलिए हमने लिया क्योंकि प्रथम भाव ही तनु भाव है। प्रथम भाव से ही हम उस जातक के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके समक्ष कोई प्रश्न लेकर के आया है। वो जातक है लग्न, और बाकी जो 11 भाव हैं वो देने वाले हैं। कोई धन देता है, कोई सुख देता है, कोई संतान देता है, कोई पत्नी देता है, कोई शत्रु देता है, कोई बीमारी देता है, कोई कर्म देता है, नौकरी देता है, भाग्य में वृद्धि करता है, कोई लाभ देता है और कोई जेल भेजता है, कोई यात्रा करवाता है। ये 11 भाव हैं जो देते हैं, प्रदान करते हैं। किसको करेंगे? अब यहां पर सोचने का विषय है कि 11 भाव दे रहे हैं, देने के लिए हैं, और लग्न हाथ पसार करके 11 भावों से लेने के लिए तत्पर है, हाथ फैलाए खड़ा है 11 भाव से प्रदान करने के लिए। कितना ले पाएगा? जितना उसके अंदर क्षमता होगी, ताकत होगी। समुद्र में पानी बहुत है, मिलेगा उतना ही जितना बड़ा बर्तन लेकर के जाएंगे। जितना ज्ञान होगा, जितनी क्षमता होगी, जितनी योग्यता होगी, उसी प्रकार से जितना बुद्धि विवेक होगा हमारे पास। सब कुछ बहुत अच्छा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, सारा सुख बेकार है। इसलिए लग्न अगर अच्छा है तो सब कुछ हम प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो खराब चीजें हैं, जैसे एक जेल योग बनता है, जब जेल योग का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जेल योग बनता है जन्म कुंडली में, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये योग बन तो रहा है लेकिन इसके साथ साथ लग्न कमजोर होना चाहिए, तब व्यक्ति जेल जाएगा। अगर लग्न बलवान है तो जातक नहीं जाएगा जेल, थाने तक जाएगा, थाने में ही सेटलमेंट हो जाएगा और अपने मूछ परताव देकर के वापस आ जाएगा। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकट से विकट परिस्थिति जीवन में आती है और जातक का अगर लग्न बलवान है तो निश्चित है उसको संभाल लेगा, मैनेज कर लेगा। तो सबसे पहले आज का ये जो वीडियो है विशेषता हम लोग लग्न से ही समझते हैं। तो लग्न के स्वामी यानी लग्नेश, लग्नेश आप लोग समझते हैं केंद्र में हो अच्छा है, त्रिकोण में हो अच्छा है, एकादश में हो अच्छा है, द्वितीय भाव में हो अच्छा है, 6, 8, 12 भाव में अगर गए तो खराब, पाप प्रभाव में गए तो खराब, पाप कर्तृयोग में गए खराब, नीच राशि के हुए खराब, दिग्बल से शून्य हुए खराब,
और इसमें और विस्तार से क्या समझा जाता है, इसमें और नक्षत्रों को भी कैसे जोड़ करके इसको, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, आप कहेंगे खराब है, ठीक है, लेकिन वो अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है तो कितना खराब है। अगर वो शत्रु के नक्षत्र में बैठा है तो कितना खराब है, समझने का विषय है। जैसे अमावस का चंद्रमा खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन वही अमावस का चंद्रमा अगर वृष राशि में हो तो क्या उतना ही खराब होगा? नहीं होगा। अगर चंद्रमा वृष राशि में गोचरवश हो तो क्या चंद्रमा उतना खराब होगा? नहीं माना जाएगा उतना खराब। चंद्रमा नीच राशि का हो और अमावस के दिन का हो, राहु के नक्षत्र का हो, सूर्य राहु दोनों एक नक्षत्र के हों, या राहु भी साथ बैठा हुआ हो, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो, 4 8 12 भाव में हो, अब कितना खराब हो गया। चंद्रमा अमावस का हो, चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो, चंद्रमा 4 8 12 भाव में हो, कितना खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लग्नेश कितना पीड़ित है, कितना पाप प्रभाव में है, ये देखने के साथ साथ आपको नक्षत्रों को भी विशेष रूप से देखना होगा। अब लग्नेश अष्टम में गया कमजोर, लेकिन अष्टम में किस नक्षत्र का है इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर वो अपने मित्र के नक्षत्र का है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, अब जैसे मान लीजिए अष्टम स्थान में मेष राशि है, अष्टम स्थान में मेष राशि यानी अष्टम के स्वामी मंगल हो गए। अब मंगल 3 नक्षत्र के स्वामी हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अब मंगल के नक्षत्र में अगर लग्नेश आएगा तो निश्चित है वो तीनों नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र हो, किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, मंगल का नक्षत्र हो, मंगल का नक्षत्र हो तो निश्चित है वहां पर राहत मिलेगी। अगर लग्नेश का मित्र हो, अगर लग्नेश का मित्र हो, अब जैसे कन्या लगन की पत्रिका बनती है, कन्या लगन की पत्रिका अगर बनती है तो अष्टम के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल बनेंगे। कन्या लगन की पत्रिका में अष्टम के स्वामी मंगल और बुध आकर के मंगल के नक्षत्र में बैठ जाएं तो मंगल बुध को अपना मित्र नहीं मानते हैं, शत्रु मानते हैं। अब यहां पर और क्या हो गया, पहले नंबर पर लग्नेश अष्टम में कमजोर, दूसरे नंबर पर शत्रु के नक्षत्र में खराब, और खराब हो जाएगा। अब यही देखना है विशेष रूप से। मान लीजिए अष्टम भाव में ना बैठ करके, जैसे लग्नेश बुध अष्टम में ना बैठ करके किसी और भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठ जाए, लेकिन वहां पर भी मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, बुध मंगल के ही नक्षत्र में नवम में बैठा हो, दसम में बैठा हो, एकादश में बैठा हो, लेकिन मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन जहां पर भी वो हो वो मंगल के नक्षत्र में हो, अष्टम के स्वामी के नक्षत्र में जब वो बैठेगा तो निश्चित है वो पूरा अष्टम का ही प्रभाव लिया हुआ देगा। जैसे कहते हैं कि अष्टमेश जहां पर भी स्थित होगा निश्चित है उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में कमी करेगा। इसी प्रकार से अष्टमेश के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा, अष्टम के स्वामी के नक्षत्र में जो भी ग्रह स्थित होगा निश्चित है उस ग्रह से संबंधित मिलने वाले उस भाव, उस ग्रह के भाव के स्वामी, उस ग्रह के भाव से संबंधित मिलने वाले फल में काफी कमी आएगी। वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, जहां का भी स्वामित्व प्राप्त है, उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में भारी कमी आएगी। इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में जो राशि स्थित है उस राशिपति यानी छठे भाव में जो भी राशि स्थित हो उसका स्वामी जो है उसका नक्षत्र, उसके नक्षत्र में अगर किसी भी स्थान का स्वामी स्थित होगा, अगर 6 8 12 भाव के स्वामी को छोड़कर, क्योंकि ये अगर बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बना देंगे। अगर अष्टम का स्वामी छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठता है और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठता है, विपरीत राजयोग बन जाएगा।
छठे स्थान का स्वामी द्वादश स्थान के स्वामी के नक्षत्र में बैठता है, द्वादश स्थान का स्वामी छठे स्थान के स्वामी के नक्षत्र में बैठता है, विपरीत राजयोग बन जाएगा। अशुभ स्थान के स्वामी के जो नक्षत्र हैं, अशुभ स्थान के स्वामी अगर उसमें स्थित हों तो एक विपरीत राजयोग बनेगा, एक विपरीत योग बन जाएगा। और वहीं पर अगर शुभ स्थान के स्वामी अगर अशुभ स्थान के स्वामी के नक्षत्र में बैठेंगे तो वो खराब हो जाएगा। विशेष रूप से देखना है आपके, अगर लगन की ही चर्चा करते हैं तो लग्न का स्वामी सबसे पहले नंबर पर मित्र के नक्षत्र में हो, यानी पंचम और नवम के स्वामी के नक्षत्र में अगर स्थित हो तो सबसे अच्छी बात है। वो किसी भी भाव में स्थित हो, जन्म पत्रिका के अष्टम में भी अगर स्थित है तो दोष को कम कर देगा। अगर वो नवम भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित है अष्टम भाव में तो इतना कमजोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको नक्षत्र का बल मिला हुआ है। जिस प्रकार से ग्रह शत्रु राशिगत होकर के कमजोर हो जाते हैं, इसी प्रकार से ग्रह अगर शत्रु के नक्षत्र में स्थित होकर के भी कमजोर हो जाते हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह क्यों ना हो, अगर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो, पूर्वाभाद्र पद में स्थित हों, विशाखा नक्षत्र में स्थित हो जाएं, पुनर्वसु में स्थित हो जाएं, मंगल क्यों ना इतना क्रूर ग्रह क्यों ना माने जाते हों, लेकिन मंगल के अंदर अध्यात्म आ जाएगा। कहीं ना कहीं जब मंगल की दशा आएगी तो धर्म कर्म से संबंधित व्यक्ति के अंदर ऊर्जा देखने को मिलेगी, उसकी कार्यशैली देखने को मिलेगी। ये नक्षत्र का प्रभाव होगा। भले ही शुक्र क्यों ना हो, जो कि जल तत्व के कारक हैं, शुक्र मान लो सप्तम स्थान के स्वामी हैं और बैठे हों अग्नि तत्व राशि में, यानी पंचम भाव में सिंह राशि के सूर्य के साथ बैठे हों। अब ये बताइए कि शुक्र की जब दशा आएगी तो क्या वहां पर शुक्र सूर्य का प्रभाव नहीं देंगे, अग्नि तत्व राशि का प्रभाव नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं व्यक्ति का आपस में छोटी छोटी बातों में तू मैं करवा सकते हैं सूर्य। दूसरे नंबर पर सूर्य का प्रभाव जरूर होगा सिंह राशि, यानी अग्नि तत्व की राशि में है, वहां पर भी मान सम्मान स्वाभिमान स्थिरता आ जाएगी। ग्रह जिस राशि में बैठेगा उसका प्रभाव लेगा, जिस ग्रह के साथ बैठा उसका प्रभाव लेगा, और जिस नक्षत्र में बैठा है उसका भी प्रभाव लेगा, जिस ग्रह से दृष्ट है उसका भी प्रभाव लेकर के वो फल को अपनी दशा अंतरदशा में या अपने भाव से संबंधित प्रदान करेगा। जिस भाव का वो स्वामी है वहां से संबंधित फल को प्रदान करेगा। गहराई से समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फलादेश बहुत सटीक आप समझ पाएंगे। और अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है, प्लेलिस्ट में जाकर के फलित ज्योतिष पाठ संख्या 1 से लेकर 100 तक अध्ययन कीजिए। निश्चित है आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके बाद ये फलादेश आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जय सिया राम।